नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं जिस पर पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। आज के विषय की अगर बात की जाए, आज हम खासतौर से आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी योजना जिसको ना सिर्फ हम मान सकते हैं कि हमारी फसल को सुरक्षा देने के लिए, खासतौर से जो हमारे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनकी वजह से जो नुकसान होता है, यानी बाढ़ की हम बात करें, ओलावृष्टि की हम बात करें, या कोई भी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो नुकसान होता है, ऐसी स्थिति में किसान को आर्थिक मदद दी जाती है। जो उनका नुकसान होता है उसकी भरपाई करके क्षतिपूर्ति जो है वो जल्द से जल्द किसानों को दी जाती है। और हाल ही में इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया, इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया। यानी जो ऋणी किसान हैं, अगर वो चाहें तो वो प्रीमियम दे सकते हैं, भर सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते उनकी फसल का बीमा हो तो इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। फिलहाल जो इसकी अगर तिथि की बात की जाए तो 31 जुलाई अभी रखी गई है। उससे पहले किसानों को आवेदन यहाँ पर कर देना होगा अगर वो नहीं चाहते कि उनकी फसल बीमा के दायरे में आए। साथ ही साथ कई सवाल यहाँ उठते हैं, आने वाले समय में क्या इसका प्रारूप होगा, किस तरीके से किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है, कोरोना काल में क्या उनको करना होगा कि घर बैठे ही जो प्रीमियम है वो जा सके, और वो किसान जो गैर ऋणी हैं उन्हें क्या करना होगा अपनी फसल का बीमा कराने के लिए, या तमाम किसान जो कहीं ना कहीं पट्टे पर खेती करते हैं उनके लिए क्या विकल्प इस योजना के तहत दिए गए हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। और इसके लिए आपको बता दें, आज हमारे साथ जुड़ेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सहायक निदेशक श्री सुनील कुमार जी, और साथ ही AIC ऑफ इंडिया के प्रबंधक PC सुधाकर जी। इन दोनों खास मेहमानों के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। हमारे देश में काफी संख्या में लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, लेकिन आज भी हमारी खेती काफी हद तक मॉनसूनी बारिश पर निर्भर करती है। खासकर खरीफ की फसलों के लिए तो मॉनसून काफी अहमियत रखता है। काफी खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। बरसात हो गई तो ठीक, वरना सूखे के कारण पूरी फसल चौपट होने का डर हमेशा किसानों को सताता है। यही नहीं, कई बार तो अधिक बरसात, बाढ़ और ओलावृष्टि भी किसानों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर देती है। इन सब का सीधा असर फसलों की बुआई और पैदावार पर पड़ता है। किसानों की इस चिंता को खत्म करने के लिए ही सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना, कृषि में किसानों की रुचि बनाए रखना व उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जल प्रभाव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाता है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर काफी कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है। जबकि वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वही बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। इसके अलावा सरकार ने कैप को भी हटा दिया है। इससे पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था, जिससे किसानों को कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए, आपने रिपोर्ट और जाना कि क्या महत्व है हमारे लिए फसल बीमा का। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसकी 2016 में शुरुआत की गई थी और लगातार इसमें बदलाव किया गया, जो मांगे किसानों की आती रहीं उस हिसाब से भी। फिलहाल अब एक जो अंतिम समय दिया गया है, अंतिम तिथि जो दी गई है खरीफ सीजन के लिए अपनी फसल का बीमा कराने के लिए, इस बारे में आइए अब जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सहायक निदेशक श्री सुनील कुमार जी का। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका विचार विमर्श में। नमस्कार सुनील जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और हमने देखा कितना बड़ा बदलाव जो है अभी तक इस योजना में किया गया है, क्या स्थिति आप देखते हैं और क्यों ज़रूरी
आज के समय में भी जो किसान हैं वो अपनी फसल का बीमा कराएं? देखिए, ये जो बदलाव अभी फसल बीमा योजना में लगातार हम लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से खरीफ 2016 से लागू की गई है। जी। उसमें हम लोग बीच में बदलाव किए और अभी खरीफ 18 के बाद बहुत व्यापक रूप से बदलाव किए गए हैं। उसका केवल एक ही पर्पस है कि हम लोग चाह रहे हैं कि किसानों को समुचित मुआवजा सही समय पर मिले जी, और उनकी जो ग्रीवांसेस है उसको कम से कम किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमेशा बदलाव किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट वे में हो, किसानों को इस योजना में विश्वास हो कि कैसे हम लोग सहभागी बने हर एक चीजों में, कैसे क्लेम कैलकुलेशन हो रहा है, कितनी उनकी भरपाई हो रही है, किस आधार पर हो रही है। तो इसलिए सारा चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बदलाव किया जा रहा है इसमें। जी सुनील जी, लेकिन जिस तरीके से इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया, क्या माना जाए एक जो विश्वास है वो फिर से वापस लाने के लिए एक विकल्प किसान को दिया गया? देखिए, मैं अभी इसलिए बता रहा था कि किसानों का विश्वास ही महत्वपूर्ण है योजना में। कुछ किसान संगठन का और कुछ किसान का इंडिविजुअल, कुछ किसान प्रतिनिधि का रहा था डिमांड की ये इसको किसानों की इच्छा पर छोड़ दिया जाए जी। तो इसीलिए ये योजना है उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये वॉलंटरी किया गया है, लेकिन इसमें है कि जो ऋणी किसान, अभी जो पहले ऋणी किसान का जो कंपलसरी बीमा किया जाता था, जिसकी यदि सूचना होती थी जिस फसल की, अब क्या है कि वो किसान की बीमा अभी भी होगी, लेकिन जो किसान बीमा नहीं कराना चाहते ऋणी किसान, वो एक कट ऑफ डेट रखा हुआ है कि जो बीमा अवधि है, बीमा कराने के कट ऑफ डेट है, उसके 7 दिन पहले तक जाके अपने ब्रांच में लिखित रूप से दे दे कि मैं बीमा कराने के इच्छुक नहीं हूं, मैं हमारी बीमा नहीं की जाए जी। यानी करीब 7 दिन पहले ये जो किसान है इनको जाकर ये एक आवेदन जो है देना होगा, उसके बाद उनकी प्रीमियम राशि नहीं काटी जाएगी। हाँ, और अगर किसी कारणवश अगर उनको लगा कि 7 दिन नहीं हो पाया, बाद में ये पूरे साल में कभी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उसी दिन है। और अगर 7 दिन के बाद अगर कोई आवेदन देंगे तो वो अगले मौसम के लिए हम लोग उनको नहीं कवर करेंगे, लेकिन उस मौसम के लिए कवर करना पड़ता है जो किसानों के हित में है। क्योंकि बहुत सारे जो है कैलेमिटीज, जैसे खास करके प्रिवेंटेड सोइंग है ना, स्थानीय आपदा के कारण कुछ चीजें हो जाती है, जिसके कारण उनका प्रीमियम सही समय पर भेजना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल। सुनील जी, अभी की अगर बात की जाए खरीफ सीजन के लिए क्या एक अंतिम तारीख जो है वो निर्धारित की गई है? हाँ, देखिए, ये इसमें राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है जी। इसको राज्य सरकार पर छोड़ा गया है कि इसकी जो है कट ऑफ डेट क्या रखे। लेकिन अभी जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जुलाई 15 रखा गया था कट ऑफ डेट, लेकिन बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे सभी क्रॉप्स के लिए लगभग जो है 31 जुलाई ही कट ऑफ डेट रखा हुआ है जी। यानी कि अंतिम तिथि के तौर पर 31 जुलाई को हम मान सकते हैं। और उससे सप्ताह भर पहले ये जरूरी कि जो ऋणी किसान है अगर वो नहीं चाहते कि उनकी फसल का बीमा हो तो वो आवेदन कर सकते हैं। हाँ, वो आवेदन दे सकते हैं इस मौसम में कोविड के कारण। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुनील, जैसा आपने कहा कि इन तमाम बातों का ख्याल तो रखना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वो किसान है जो ऋणी किसान है उनके लिए तो आपने बताया, लेकिन जो अभी तक गैर ऋणी किसान हैं उनको जुड़ने के लिए, जैसा आपने कहा, जो विश्वास है वो फिर से हमें लाना होगा, इसके लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, ये वॉलंटरी कर दिया गया तो इसमें राज्य सरकार और बीमा कंपनियों को जवाबदेही सुनिश्चित किया गया है कि ये इसमें अब प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करें, किसानों के बीच में स्कीम के क्या फायदे हैं उनको जाके बताएं, गिनाएं। इसके लिए योजना में प्रावधान किए गए हैं कि जो हमारा कुल प्रीमियम राशि है उसका 0.5% पर केवल प्रचार प्रसार के लिए ही हम लोग उपयोग में लाएंगे। और कोशिश है, इसके अलावा जो हम लोग जो है किसानों के द्वार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग 2-3 चीज सुधार किए हैं। एक तो बीमा कंपनी जो है अपनी तहसील स्तर पर कार्यालय खोलेंगे और अपनी प्रतिनिधि को करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन पर हम लोग जो है बहुत सारे किसान भाई जो है अब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लस टेक्नोलॉजी के आदी हो गए और गांव तक पहुंच बन गई इनकी। तो इसके लिए भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा पोर्टल पर भर सकते हैं। इसके अलावा भी हम एक और ऐप बनाए हैं, मोबाइल पर चलता है, उस ऐप में ही वो अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बीमा करवा सकते हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं वो हर एक गांव तक पहुंचे, तो उसके लिए क्या किस तरह का केंद्र हम मान सकते हैं जो स्थापित किए जाएंगे, या वहां की जो बैंक शाखा है वहां पर जाकर जो किसान हैं इनसे मिल सकेंगे?
नहीं, इसके लिए दो तीन चीजें दिया हुआ है जी। कि उनका एक जिला स्तर पर परमानेंट ऑफिस खोलना है और उसकी एड्रेस जो है पब्लिश होगी। इसके अलावा वो कैंप करेंगे जो कृषि मंत्रालय के स्थानीय कार्यालय है उसमें भी वो एक कैंप करेंगे, प्लस जो बैंक की शाखाएं हैं उसमें भी कैंप करेंगे और जो पंचायत स्तर पर भी उनको दिया हुआ है कि जो एक वाहन चला के या कोई और जो पंचायत का कार्यालय है इस पर जाके है ना, वो जाके उसको एक दिन सुनिश्चित करते हुए पहले से प्रचार प्रसार कर दे और किसानों का आवेदन वहां से स्वीकार करें। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा कि अब ये सुनिश्चित किया गया है कि जो 2% प्रीमियम राशि दी जाती है उसमें से खासतौर से प्रीमियम राशि का जो 0.5% है वो प्रचार प्रसार के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन जो हमारी बीमा कंपनियां हैं वो किस तरीके से कार्य कर रही हैं, क्या किसी तरह की निगरानी इन पर की जाती है? हाँ, देखिए इस बार संबंध में एक किसानों के हित में रखते हुए व्यापक बदलाव किया गया है कि अब जो है पहले एक सीजन के लिए बीमा कंपनियों को काम दिया जाता था। जी। इससे क्या होता था कि जब उनके फसल का क्लेम आया तो दूसरी बीमा कंपनी आ जाती थी, उनके प्रतिनिधि मिलते नहीं थे, है ना। तो अब इसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि जो बीमा कंपनी नियुक्त होंगे वो उस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के लिए काम करेंगे। तो 3 वर्ष के काम करने में है कि उनसे सारे चीजों का व्यापक रूप से जो भी उनका ग्रीवांसेस है या सूचनाएं हैं वो स्थानीय लोग जो होंगे 3 साल के लिए नियुक्त होंगे तो जब सतत रूप से किसानों के बीच में कार्य करेंगे और सारे इंफॉर्मेशन देंगे तो एक तरह से उन पर एक जवाबदेही डाला गया है कि आपको इस क्षेत्र के लिए 3 साल के लिए दिया गया है और ये किसानों का जो है आपको 3 वर्ष के लिए कम से कम संबंध बनाने हैं। जी बिल्कुल, यानी एक जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी जो बीमा कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधि द्वारा। लेकिन योजना में पारदर्शिता की अगर बात की जाए सुनील जी, उसके लिए क्या कुछ हम मान सकते हैं? देखिए, पारदर्शिता जो मुख्य रूप से है, एक सूचनाएं और एक पारदर्शिता, 2 भाग में हम अगर बांटे तो सूचनाएं किसानों को रहता है कि हम सूचनाएं हमें सही समय पर मिले या ना मिले, है ना, या मेरी जो हमने कंप्लेन किया है या जो मेरी क्षति हुई है उसको हम रजिस्टर कराए हैं तो वो सही ढंग से रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। और तीसरा है कि क्लेम हमको सही मात्रा में मिला है या नहीं मिला है। तो जो उनके इनरोलमेंट की सूचनाएं हैं वो हम लोग ऑलरेडी मोबाइल ऐप पर देते हैं, SMS पर देते हैं और इन्हीं किसानों के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम उनको पावती पर भेज रहे हैं। दूसरी चीज है कि बहुत सारे किसानों को शिकायत रहती थी पहले कि हमारा फसल नुकसान हुआ और फसल नुकसान का हमने वहां जाके कंप्लेन लॉन्च कराया कि हाँ हमारी फसल की जाके देखी जाए कितनी क्षतिग्रस्त हुई है उसकी आकलन किया जाए। तो इसके लिए पहले बीमा कंपनियों का टोल फ्री नंबर था, कार्यालय में जाके देते थे, स्थानीय कार्यालय में बैंक के द्वारा। तो हम लोग ने उस पर 2 बदलाव किए हैं। इस वर्ष में हम लोग एक ऐप बनाए हैं जिसमें किसान अपना सारा चीज डिटेल करते हुए फोटो खींच के वो हमारे पास भेजेंगे तो एक डॉक नंबर क्रिएट। इसके अलावा पोर्टल पर प्रावधान था भेजने के लिए कि आप वहां पोर्टल पर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल पर एंट्री करना बहुत सारे किसानों के पास अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक और प्रावधान किए हैं अभी कि एक कॉल सेंटर हम लोग इसी के लिए बनाए जा रहे हैं जिसमें किसानों का लॉस का रिपोर्ट हम लोग लिखेंगे और उनकी सूचनाएं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग इसको समझ सकते हैं कि किसानों के लिए विश्वास के लिए व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। दूसरी चीज है क्लेम में, कि क्लेम में उनका रहता था कि भाई क्लेम हमारे सही मिला, सही कैलकुलेशन हुआ नहीं हुआ। तो जब हम लोग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां जहां तो किसानों की सहभागिता हम लोग कर दी है कि आप खुद आके देखिए कि आपकी फसल की कटाई हो रही है और कैसे हो रही है और रिकॉर्ड जो हो रहा है वो सही ढंग से जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी वहां उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी भी लाए हैं कि बाद में कुछ बदलाव नहीं हो, सीधे आकलन हमारे पास पोर्टल पर आए और हम जो है बहुत सारे चीजों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी क्षति का आकलन हम कर पाएंगे। तो इससे क्या है कि किसानों का बीच में स्कीम का जो है प्रचार प्रसार अच्छा होगा और विश्वास भी पैदा होगा।
जी, बिल्कुल सुनील जी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कोशिश हम कर रहे हैं कि और ज़्यादा विश्वास किसानों का जो है वो इस योजना पर आ सके, लेकिन अभी तक की जो परिस्थितियां रही हैं, क्या उसमें हम माने, क्योंकि जो कृषि जो है राज्य का भी विषय है और अलग-अलग राज्यों की वजह से किन्हीं कारणों की हम मान सकते हैं जो देरी हो जाती है, आंकड़े नहीं मिल पाते और उस वजह से शायद मुआवजा जो है किसान तक समय से नहीं पहुँच पाता। ये बात बिल्कुल सही है कि ये कृषि जो है राज्य का विषय है। जी। और इसमें आप देखेंगे कि जवाबदेही भी राज्य सरकार को बीमा योजना में बहुत दिया गया है। राज्य सरकार ही सब्सिडी उनको देना होता है सही टाइम पर। इसके अलावा जो क्षति होती है फसल की, चाहे वो एरिया क्षेत्र पर जो मौसम के अंत में हम लोग क्षति का आकलन करते हैं जी। उसमें हो, चाहे लोकलाइज कैलेमिटी के कारण उनका खेतवार आकलन हो, उसमें भी राज्य सरकार की ही जवाबदेही होता है आकलन करने के लिए। क्योंकि बीमा अभी हम लोग पूरी जो क्षति का आकलन जो है बीमा कंपनी या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि पर नहीं छोड़ सकते किसानों के हित में देखते हुए, इसलिए जवाबदेही ज्यादा है। तो देखेंगे कि जिस राज्य में किसान ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी या राज्य सरकार ज्यादा सही टाइम पर सारा चीज सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं, सारे कार्य जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है टाइमलाइन उसके अनुसार कर रहे हैं, वो उस राज्य के किसान ज्यादा लाभान्वित हुए। जी बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि जलवायु की विविधता हमारे देश में है और हमारी जो तटीय सीमा की बात की जाए वो भी काफ़ी लंबी है और पिछले दिनों भी हमने देखा था किस तरीके से जो चक्रवात की बात कही जाए या तूफान की बात की जाए, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो लगातार नजर आई। क्या ऐसी परिस्थितियां जो बनती नजर आ रही हैं खासतौर से जलवायु परिवर्तन के कारण भी, ऐसे में किसानों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो ज़रूर जो बीमा है फसल का उसकी तरफ आगे बढ़ें? हाँ, मेरी सलाह तो यही होगी कि जो भी, क्योंकि किसान जो है बहुत मेहनत से काम करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी एक सुनिश्चित आय के लिए उस पर पूरा परिवार निर्भर करता है। तो अगर किसी तरह की आपदा आ जाए तो उस टाइम परिवार के लालन पोषण या जो उनके लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर की कमिटमेंट है उसमें दिक्कत होती है, इसलिए बीमा अवश्य करें। और इसके लिए जो है बीमा की जो आवश्यकता और क्षेत्रवार आवश्यकता करने के लिए जो अभी हाल में कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि अगर कोई स्पेशल कोई स्कीम है जो क्षति होती है और हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो एक स्वरूप है उसके आधार पर उनको अगर नहीं लाभ मिलता है तो हम उस क्षेत्र विशेष के लिए भी बीमा योजना हम लोग राज्य सरकार हमारे पास भेजेंगे, तो हम इंतजामिल करके उसमें भी केंद्र सरकार सहायता प्रदान करेगी और इम्प्लीमेंट होगी। यानी राज्य सरकारें समय रहते उस वहाँ पर अगर उनको लगता है कुछ संशोधन होना है, ये अगर जल्द से जल्द केंद्र सरकार के पास भेज दें, कृषि मंत्रालय तक पहुँचा दें, तो हम मान सकते हैं कि और सुविधा किसानों के लिए हो सकेगी। हाँ, इसमें राज्य सरकार को हम लोग सुविधा दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा टेक्निकल सपोर्ट यूनिट बना हुआ है जो उनका राज्य सरकार को हम उनको हर एक तरह से सहायता देते हैं। क्योंकि लेकिन राज्य सरकार किसानों का डायरेक्ट का जो संपर्क है वो राज्य सरकार के थ्रू हमारे पास है। तो राज्य सरकार को इसमें जवाबदेही दिया गया है कि वो प्रपोजल बनाएं, प्रपोजल हमारे पास दें, हम लोग एग्जामिन करेंगे उनके साथ मिलके, बीमा कंपनियों के साथ मिलके, और जो भी किसानों के हित में होगा हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन इस तरह की खबरें भी सामने आती रहीं कि जो राज्य सरकारें हैं उनका सामंजस्य बीमा कंपनियों के साथ नहीं बैठ पा रहा, तालमेल जो है वो सही नहीं बैठ पाया और शायद उसी वजह से कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस योजना से अब कहीं ना कहीं अपने पांव पीछे कर रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसे केसेस हम कर सकते हैं जिसमें बीमा कंपनियों द्वारा विलंब किया गया है भुगतान करने में जी। लेकिन उसके लिए हम लोग योजना में प्रावधान किया हुआ है कि अगर विलंब होती है तो उसको एक ब्याज दर देना पड़ेगा, निश्चित ब्याज दर जो कि के साथ बीमा का भुगतान करना होगा। 12% प्रति वर्ष का ब्याज दर निर्धारित किया हुआ है। लेकिन कुछ जगह में राज्य सरकार जो क्षति आकलन किए गए हैं उस पर भी उन लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो इसी चीजों के लिए हमारी योजना बहुत बड़ी है और हर एक जगह पहुंच बनानी होती है। तो इसमें जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जिसको कहते हैं मानवीय इंटरफेरेंस कम हो, इसके लिए ही हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं ताकि सभी पक्ष, बीमा कंपनी हो, राज्य सरकार हो, किसान हो, केंद्र सरकार हो, एक ट्रांसपेरेंसी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें क्रियाकलाप है इसमें। जी सुनील जी, लगातार आपने भी इस बात पे काफ़ी जोर दिया कि तकनीकी रूप से हम काफ़ी अब सक्षम हो चले हैं। तो जब आकलन की बात आती है तो किस तरह का तकनीकी विकास जो है वो हम इस योजना में देख पाएंगे?
देखिए अभी अभी आपको एक छोटी सी मैं बातें बताना चाहता हूँ कि जिससे पहले एक ग्राम पंचायत में जी 4 क्रॉप कटिंग आधार पर हमने सभी किसानों जो उस ग्राम पंचायत में बीमित किसान होते थे जी सभी का हम क्षति निर्धारण करते हुए भुगतान कर दिया करते थे। कभी कभी ये शिकायत रहता था कि जो 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो सारे अच्छे क्षेत्र में हो गए, जी है ना, या सभी खराब क्षेत्र में हो गए। खराब क्षेत्र में हो गए तो बीमा कंपनी कंप्लेन करती थी, बिल्कुल। अच्छे क्षेत्र में हो गए तो इसका किसानों को फायदा नहीं हो पाता था जी। तो इसके लिए हम लोग इसको स्मार्ट सैंपलिंग टेक्निक डेवलप किए हैं, जिसमें हम लोग जो है कितने क्षेत्र अच्छे हैं कितने खराब हैं उस प्रतिशत को निर्धारित करते हुए उसी प्रतिशत के आधार पर ही हम क्रॉप कटिंग का संख्या और किस जगह होगा उसका रैंडम सैंपलिंग करके हम निर्धारित करते हैं। तो जी। ये पूरा पहले से हम लोग 7 दिन पूरे स्टडी करते हैं सैटेलाइट डेटा और जो अदर डेरिवेटिव डेटा हैं उसके आधार पर, और 7 दिन पहले हम बताते हैं जाके कि इस प्लॉट पर आपकी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करना है और ये आपका विवरण है। जी। इससे क्या होगा कि अब जो किसानों को जितनी क्षति हो रही है ना, एक बेसिस रिस्क कहलाते हैं जिसमें कि जितना क्षति होता है उतना हम लोग भुगतान नहीं कर पाते थे, जी। तो अब उसको गैप आ जाता है तो उसको हम लोग अब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत हम लोग सफल भी हुए हैं। इसके अलावा भी है कि हम डायरेक्ट यील्ड एस्टिमेशन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं जी। कि हम सैटेलाइट के द्वारा ग्राम पंचायत लेवल पर करें। हमारे अभी 13 कंपनियों द्वारा पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, उसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट भी बहुत उत्साहवर्धक है और इसको हम लोग जो स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हैं ISRI, NSSO, उनसे वैलिडेशन करवा के हम इसको राज्य सरकार के मंजूरी के बाद, क्योंकि राज्य सरकार को ही करना है, तो राज्य सरकार की मंजूरी के बाद हम लोग इस बार खरीफ 2020 में इसको हम लोग निर्णय लिए हैं कि कम से कम 200 जिलों में मुख्य फसल के लिए, जिसमें आपका धान है, गेहूं है, ये 2 फसल के लिए कम से कम हम लोग डायरेक्ट यील्ड एस्टिमेशन करने की कोशिश करें। प्रमुख फसलों के लिए ट्रांजिशन फेज में हम लोग दोनों काम करेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करें इसको हम देख पाए कि किससे कितना अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल सुनील जी, और क्योंकि जो प्रीमियम राशि है वो बेहद ही कम रखी गई है, खरीफ के लिए 2% का है और उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो उस खर्च को वहन करती हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो अगर राज्य सरकार की तरफ से आंकड़े आ गए, उससे पहले शायद केंद्र सरकार की तरफ से जो एक मुआवजे की राशि है वो पहले से ही जारी कर दी जाती है, जिससे मुआवजे को उसका मालिकाना हक एक किसान का रह जाता है, वहाँ तक पहुँचने में देरी ना हो। क्या जो राज्य हैं उनकी तरफ से अभी भी इस तरह की देरी लगातार चल रही है? हाँ, देरी हो रही है, क्योंकि देखिए पहले इसमें देखना पड़ेगा कि हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो है उसमें थी कि कुछ कमियां थी जिसको हम लोग लगातार दूर कर रहे हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना, उसमें उनके काम करने के व्यवहार में काफी बदलाव हुआ है और अभी हम लोग काफी इसमें सफल हुए हैं काम करने में कि हम लोग यील्ड डेटा ला रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हमें सफलता मिल रही है अभी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने यील्ड डेटा है, जितने चाहे वो खेतवार आकलन का क्षति हो, चाहे आपका सीजन के बाद जो होता है मौसम के बाद यील्ड डेटा हो, तो सारे जो है पोर्टल पर आए, पोर्टल पर ही हम लोग सारा क्लेम कैलकुलेट करें ताकि किसान भाई देख सके और सारे फार्मर्स को अब इलेक्ट्रॉनिकली उनके सीधे खाते में हम लोग यही PMFS से जोड़ते हुए हम दे पाएंगे ताकि हम हर एक क्लेम किसानों के पास पहुंच रहा है उसकी डायरेक्ट निगरानी कर सके टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जी बिल्कुल, ये तमाम नए बदलाव जो हैं वो हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। फिलहाल सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुनील जी कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से हमें इस बात की जानकारी दे रहे थे किस तरीके से देखिए नए बदलाव किए गए हैं, ना सिर्फ स्वैच्छिक इसको कर दिया गया है बल्कि किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए अब इसमें धीरे धीरे बदलाव किए जा रहे हैं। अगर नुकसान की भरपाई किसान को करनी है तो ये भरपाई समय से हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रचार प्रसार की अगर बात की जाए उसके लिए भी जो बीमा कंपनियां हैं उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और पूरी तरीके से हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा जो क्षेत्र है वो बीमा के दायरे में आ सकेगा और जो किसान जो स्वैच्छिक रूप से शायद अभी उन्होंने विकल्प चुना हो लेकिन जल्द ही वो भी अपनी फसल का बीमा कराएंगे। फिलहाल विचार विमर्श में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो जुड़ेंगे हमारे दूसरे खास मेहमान के साथ जो हमें जानकारी देंगे किस तरीके से हमारे जो किसान हैं अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल,
कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, और ब्रेक पे जाने से पहले भी आपने जाना किस तरीके से जो बीमा है वो कराना क्यों ज़रूरी है। और आइए अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं एक और खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन फसलों का बीमा किसान करा सकते हैं उनमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोठ और मूंगफली शामिल हैं। अगर बात पात्रता की करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन यानी बैंक जाकर और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म लिया जा सकता है। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आपको http://pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं ऑफलाइन फॉर्म के लिए आप नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले फायदों के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे बुआई के 10 दिनों के अंदर इसका फॉर्म भरना जरूरी है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तब भी आप बीमा योजना का फायदा ले सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई हो। पिछले खरीफ सीजन की बात करें तो कुल 4,15,40,000 किसानों ने 3,23,20,000 हेक्टेयर फसलों का बीमा कराया था। आंकड़ों से पता चलता है कि खरीफ सीजन में बीमा कराने वाले किसानों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। राज्य में योजना के कार्यक्रम की निगरानी के लिए संबंधित राज्य की मौजूदा फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति जिम्मेदार होती है। हालांकि कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी करती है। सरकार ने बेहतर प्रशासन, विभिन्न एजेंसियों के बीच सही तालमेल, इस बारे में जानकारी के प्रचार प्रसार और प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल भी शुरू किया है। एंड्रॉइड आधारित फसल बीमा ऐप भी शुरू किया गया है, जो फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना। लगातार अगर हम बात करते हैं बीमा क्षेत्र की, किस तरीके से इसमें बदलाव किया गया, स्वैच्छिक भी इसे कर दिया गया किसानों की सहूलियत को देखते हुए, लेकिन और किस तरह के जो दस्तावेज हैं उनकी आवश्यकता होती है किसानों को, और जो एक समय निर्धारित किया गया है, इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री पीसी सुधाकर जी, जो कि प्रबंधक हैं AIC में। बहुत बहुत स्वागत सुधाकर जी आपका विचार विमर्श में। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद जी। जानना चाहेंगे आपसे सुधाकर जी, अगर खासतौर से बात की जाए जिस तरीके से अब जो खरीफ के लिए अगर हम बात करते हैं बीमे की एक निर्धारित समय की 31 जुलाई आखिरी तारीख रखी गई है, क्या कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें पहले ही जो आखिरी तारीख है उसकी अवधि खत्म हो चुकी है? हाँ, कुछ राज्य हैं, ये चूंकि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो वहाँ के मौसम के अनुसार उसका कट ऑफ डेट तय करते हैं जी। तो देखिए, उत्तराखंड में कट ऑफ डेट की सीमा निकल चुकी है, हिमाचल प्रदेश में भी निकल चुकी है और छत्तीसगढ़ भी निकल चुकी है जी। जो बाकी राज्यों में हम मान सकते हैं कि 31 जुलाई आखिरी तारीख है यानी। हाँ, 31 जुलाई बाकी राज्यों में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है जी और कर्नाटका है, ये सब में 31 जुलाई है। तो किसान भाई अगर वहां हैं तो आराम से इस समय तो बीमा ले सकते हैं। जी बिल्कुल सुधाकर जी, जो सबसे बड़ा बदलाव हमने देखा इस योजना में, स्वैच्छिक एक विकल्प जो है इसमें अब दे दिया गया है किसानों की सहूलियत को देखते हुए, जहां पर जो किसान इसको लेना चाह रहे हैं कितने दिन पहले उनको आवेदन करना होगा? देखिए, जैसे कट ऑफ इसमें प्रावधान किया गया है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि जो पहले जो लोनी किसान थे उनको कंपल्सरी बीमा लेना होता था, जिसे 31 जुलाई हम कट ऑफ डेट बता रहे हैं। तो अलग अलग जो बदलाव हैं वो किस तरीके से किए गए हैं, इस बारे में यहाँ पर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं पीसी सुधाकर जी। और सबसे महत्वपूर्ण जो तिथि हमने आपको बताई 31 जुलाई, सुधाकर जी आप हमें बता रहे थे किस तरीके का जो एक बड़ा बदलाव हमें इस योजना में अब नजर आ रहा है। हाँ, जो बदलाव है, जो इम्पोर्टेंट बदलाव मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि पहले जो लोनी फार्मर थे उनका कंपलसरी बीमा था, तब बदलाव यह आया है कि जो किसान लोनी होते हुए भी चाहते हैं बीमा में सम्मिलित ना हो, तो एक छोटा सा फॉर्म आता है, वो कट ऑफ डेट जैसे 31 जुलाई है उसके एक सप्ताह पहले तक जाके बैंक वाले को भर के दे दें, ताकि और वो बता दें कि हम इस योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, या 5 क्रॉप उगा रहे हैं तो ये 2 क्रॉप में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। फॉर्म भर के देंगे तो योजना से वो स्वैच्छिक रूप से बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही सुधाकर जी, जिस तरीके से कोरोना का संकट हमने देखा और इसमें जो हम डिजिटल भारत की जब बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको बढ़ावा दिया गया। कैसे घर बैठे जो किसान है वो इस पर अपना पंजीकरण करा सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये जमाना ही डिजिटल क्रांति का है जी। तो आप देखेंगे कि भारत सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल बना रखा है pmfy.gov.in। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल है जी। उस पोर्टल में किसान भाई मोबाइल नंबर अगर उनके पास है तो उसमें स्वेच्छा जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोबाइल में उनका पासवर्ड आता है, उसके बाद वो लॉगिन करके अपने स्वेच्छा से जिस भी फसल का बीमा करना चाहते हो कट ऑफ डेट तक बीमा वो ले सकते हैं और ऑनलाइन ही पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उनको ये सारी सुविधा दी गई है जी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे प्रावधान जो हैं हम मान सकते हैं इस योजना में जो किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो एक किसानों की समस्या रहती है कि अगर बैंक भी जाना पड़ता है तो कई बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, किस तरह के दस्तावेज जो हैं उनकी आवश्यकता रहती है? तो यहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जो किसान है अपना पंजीकरण कराते हैं, ऑनलाइन सुविधा उनको दी गई है। लेकिन सुधाकर जी, अगर दस्तावेज की हम बात करते हैं, किस तरह के दस्तावेज की आवश्यकता रहती है अगर एक किसान को अपनी फसल का बीमा कराना है? तो अगर फसल का बीमा कराना है तो उसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। पहले तो ये है कि जिस जमीन पे हम बीमा ले रहे हैं उसका जो है मालिकाना हक आपके पास हो। अगर आप मालिकाना हक आपके पास नहीं है तो जिसकी भी जमीन है उसके साथ आपको कोई एग्रीमेंट हो, ताकि ये पता चले कि उस जमीन पे आप खेती कर रहे हैं। तो मालिकाना हक है वो आपका हो उस जमीन पर, और अगर किसी वजह से मालिकाना हक आपके पास नहीं है उस ज़मीन का, तो आपने अगर वो ज़मीन पट्टे पर भी ली है तो उसके जो हम मान सकते हैं असली दस्तावेज़ हैं वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी पंजीकरण आप कराने जाएंगे वहाँ पर जो असली दस्तावेज़ है उसकी जो मूल प्रति है वो भी अधिकारी जो हैं वो देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पूरी कोशिश आपको यही करनी होगी कि सारी जानकारी लेकर ही आप बैंक का रुख करें, क्योंकि अधिकतर जो बैंक हैं उनके द्वारा ही जो हम फसल बीमे की बात कर रहे हैं ये किया जाता है। लेकिन तमाम दस्तावेज़ लेकर अगर आप बैंक जाएंगे तो वहाँ पर उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में आपको किस तरह की समस्या यहाँ पर नहीं होगी और किस तरह की आवश्यकताएं रहती हैं किसान की, और अधिकतर जो समस्याएं सामने आती हैं किसान के उनका समाधान क्या हो सकता है, इस बारे में जानकारी के लगातार सुधाकर जी जो कि प्रबंधक हैं AIC में हमारे साथ बने हुए हैं। सुधाकर जी, जानना चाह रहे थे आपसे, जैसा आपने कहा कि अगर कोई किसान है जिसके पास अपनी जो मूल प्रति है वो ज़मीन की नहीं है, उसका मालिकाना हक नहीं है, क्या उनको करना होगा?
वो जमीन जिसके भी नाम है उसके नाम से आप एग्रीमेंट होती है। तो यानी जिसके नाम से एग्रीमेंट किया जाता है, यानी आप अगर पट्टे पे उस जमीन को ले रहे हैं तो एक रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता है, एग्रीमेंट जो करार जिसे हम मान सकते हैं, उस करार की एक कॉपी हमें सुधाकर जी लेके जानी होगी। के अलावा जो कागज लगेंगे, एक तो है आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी चाहिए होता है, क्योंकि अगर कल के कुछ फसल का नुकसान हुआ, कुछ क्लेम हुआ तो फिर सीधे उनके खाते में पैसा जाता है, इसलिए अकाउंट डिटेल चाहिए होता है। तो उसके लिए क्रॉस चेक हो या पासबुक की फोटोकॉपी हो, ये डॉक्यूमेंट लगती है साथ। जी सुधाकर जी, अब जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ प्राकृतिक आपदा बल्कि हम देखते हैं कि अगर किसी तरह से फसल को कीटों की वजह से नुकसान हुआ है, वहां भी किसान को जो उसकी क्षतिपूर्ति है वो दी जाती है, नुकसान की भरपाई की जाती है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि कई हिस्सों में जो टिड्डियों का प्रकोप है वो देखा जा रहा था। तो क्या ऐसे राज्य, ऐसे जिले जहां पर टिड्डियों का प्रकोप हुआ और उनकी वजह से नुकसान किसान को झेलना पड़ा है, क्या उनकी भरपाई हो पाएगी आने वाले समय में? हाँ देखिए, इसमें इस योजना में दो प्रावधान ऐसे हैं जिसके तहत इस तरह के नुकसान की भरपाई हो सकती है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए आज के समय को अगर देखा जाए, जो टिड्डियों का प्रकोप है वो देखा गया था और उनकी वजह से संभावित नुकसान का अनुमान जो है वो लगाया गया था, और उसमें कैसे आकलन करते हैं ये सुधाकर जी आपसे हम जानना चाह रहे हैं। पूरे क्षेत्रफल में जहां नुकसान हुआ है, ग्राम पंचायत यूनिट इसमें माना गया है। तो ग्राम पंचायत में अगर हम देखते हैं कि पूरे उपज में संभावित कमी जो है वो 50% से ज्यादा है जी। अगर ऐसी कमी हो जाती है टिड्डियों के कारण, तो संबंधित क्षेत्र के जो लोग किसान हैं वो शिकायत दर्ज करते हैं, तो और वहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं वो बीमा कंपनी के साथ मिलकर के सर्वे करते हैं, और सर्वे में यह तय होता है कि कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है। तो जो संभावित क्षति है उसकी 25% तत्काल भुगतान किया जाता है ऑन अकाउंट पेमेंट में जी। और उसके बाद जब सीजन की हार्वेस्टिंग होती है तो उस समय उपज के आंकड़े लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है, क्योंकि नुकसान हुआ है टिड्डियों के कारण, तो उपज में कमी आएगी। जितनी उपज में कमी आती है, अगर कुछ भी उपज नहीं होता है तो पूरी की पूरी बीमित राशि भी इसमें प्रावधान है दे जाने का। जी बिल्कुल, और खासतौर से यानी हम मान सकते हैं कि बुवाई से लेकर कटाई के उपरांत तक भी अगर जो किसान हैं वो बीमा कराते हैं तो उनकी फसल एक तरीके से सुरक्षित है। सुरक्षा की तो गारंटी इसमें नहीं है, लेकिन फसल सुरक्षा, फसल से नुकसान जो होती है फसल में उसकी क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है स्कीम। फसल तो मान लीजिए प्राकृतिक आपदा में खराब हो गया, लेकिन जितनी आपदा में खराब होती है उसी अनुपात में उनको क्षतिपूर्ति दी जाती है इस योजना के तहत। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आकलन की बात की जाए तो अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पूरी तरीके से किया जाने लगा है। किस तरह की तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर नुकसान हुआ है तो उसके आकलन के लिए, और कितना समय इसमें लग जाता है? देखिए, एक तो सबसे जो हमारा आकलन का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है फसल कटाई प्रयोग, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने में चूंकि बहुत अधिक रिसोर्स और समय की लगता है, इसको कम करने के लिए तकनीक का प्रयोग आजकल किए जाने का प्रावधान किया गया है। सैटेलाइट माध्यम से पूरे एरिया का सर्वे हो जाता है और ये पता लगा लेते हैं कि किस किस एरिया में उपज जो फसल है उसमें कुछ नुकसान है जी, यानी कितना नुकसान हुआ है, ये एक निश्चित तौर पर अनुपात जो है वो निकाला जाता है। और जैसे आपने कहा कि आधुनिक तकनीक की जब बात हम करते हैं तो बाकायदा सैटेलाइट का प्रयोग करके भी हम ये आकलन करते हैं कितना नुकसान हुआ है। लेकिन समय की अगर बात की जाए सुधाकर जी, तो क्या कोई निश्चित समय किसान को दिया जाता है कि इतने समय में आकलन होगा और आपको मुआवजे की राशि मिल जाएगी? हाँ देखिए, इसमें कुछ ऐसे भी कारण है, जैसे कारण की कुछ लोकलाइज्ड एरिया में लॉस होती है, जैसे इनंडेशन है, भूस्खलन है, ओलावृष्टि है। तो इन कारकों कारण अगर कोई नुकसान होता है तो किसानों को 72 घंटे के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है जी। और उसके बाद अगले 7 दिनों के अंदर बीमा कंपनी खेतों में सर्वे करती है और पूरे 1 महीने के अंदर अंदर उनको दावा का भुगतान कर देने का प्रावधान है जी। ये तो हो गया लोकलाइज कैलेमिटी के केस में। और जहां उपज आंकड़े के संबंधित क्षतिपूर्ति है उसको उपज आंकड़े प्रदान करने के 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी एक निश्चित समय है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं किसानों की शिकायत तो यही रहती है कि जो आकलन है वो सही से नहीं हुआ और जो मुआवजा है उसको आने में काफी टाइम लग जाता है। कई बार उपज के आंकड़े सही तरीके से नहीं आ पाते बीमा कंपनियों को। और इसमें एक और चीज है कि राज्य सरकार की और भारत सरकार की सब्सिडी होती है जी। जब दोनों चीजें आ जाती हैं बीमा कंपनी को तभी वो क्लेम दे पाती है। इन दोनों छोटे कारणों के कारण कभी कभी जो क्लेम देने में देर हो जाती है। जी बिल्कुल सुधाकर जी, क्योंकि जो कृषि है राज्य का भी विषय, और जैसा आपने जिक्र किया कि जो आंकड़े हैं वो मिलने में कभी कभी देरी होती है राज्यों की तरफ से, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जो कि कुछ पीछे हटते नजर आ रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत आने से बचना चाह रहे हैं। इसकी क्या वजह आपको लगती है? वो पीछे कोई हट नहीं रहा, लेकिन समस्या ये कि जो लॉकडाउन हुई है ना, ये पैंडेमिक के कारण राज्य सरकार जो है फुल स्ट्रेंथ में काम नहीं कर पा रही, तो कहीं थोड़ा मोड़ा डिले हो रहा है जी। और
इसमें चूंकि एक्चुअल प्रीमियम है तो किसान इसमें पहले किसानों को सिर्फ 2% देना होता है। काफी कम जो प्रीमियम राशि है देखिए वो रखी गई है खरीफ सीजन के लिए, सिर्फ महज 2% जो प्रीमियम राशि का है वो रखा गया है, जिससे किसानों को ज्यादा अतिरिक्त भार उन पर ना आए। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं सुधाकर जी, जैसा आपने कहा कि क्योंकि कोरोना के संकट की वजह से थोड़ी सी जो परेशानी है जरूर जमीनी स्तर पर नजर आती है, लेकिन जो किसान हैं अगर कराना चाहते हैं तो उनके लिए हम मान सकते हैं कि जल्द से जल्द अपने जो दस्तावेज हैं वो लेकर या तो बैंक में पहुंचे या जो ऑनलाइन पोर्टल आपने बताया इस पर भी वो पंजीकरण करा सकते हैं। नहीं, इसके अलावा एक और जरिया है कॉमन सर्विस सेंटर जो हर गांव में है, वहां भी जाके किसान भाई सिर्फ अपना प्रीमियम लेके जाएं और वो सारा काम कॉमन सेंटर वाले जो है बंदे वो सब काम कर देते हैं और उनको कोई फी भी नहीं लगती वहां पे कराने के लिए। ये सबसे सुविधाजनक माध्यम है बीमा कराने का। जी बिल्कुल सुधाकर जी, जैसा आपने कहा कि जो कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के जो केंद्र हैं इन पर हमारे जो किसान भाई है जा सकते हैं अपनी प्रीमियम राशि की अदायगी करने, लेकिन क्या एक नया किसान जिसको अपनी फसल का बीमा कराना है उसके लिए हम मान सकते हैं कि वो सीधा सीएससी पर जाकर संपर्क करें, या जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके भी अधिकृत कर्मचारी जो हैं वो अलग अलग गाँव में पहुंचते हैं? गाँव में कर्मचारी तो नहीं पहुंच पाते, उनके एजेंट पहुंच पाते हैं। एजेंट है, ब्रोकर है, जो इंटरमीडियरी है जो बीमा करती है वो गांव-गांव में पहुंचते हैं। लेकिन मैं किसान भाई को फिर भी कहूंगा कि वो कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग करें, क्योंकि वो हाथों हाथ तुरंत रसीद वहां मिल जाता है। बीमा की जो है जो एक्नॉलेजमेंट जिसको कहते हैं वो तुरंत हाथों हाथ वहां मिल जाता है, तो उनको एक संतुष्टि भी होती है कि हमें जो है जितना पैसा दिया उसका रसीद उनके पास हाथों हाथ आ जाता है। जी, साथ ही सुधाकर जी पिछले खरीफ सीजन की अगर बात की जाए तो हमने देखा था किस तरीके से किसानों का रुझान नजर आया था अपनी फसल का बीमा कराने के लिए। अब हालांकि इसमें बदलाव किया गया है, स्वैच्छिक भी इसे बना दिया गया है। क्या स्थिति आज के समय में आपको नजर आ रही है किसानों की, किस तरह का रुझान है बीमा के लिए? मुझे जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर राज्यों में जहां नोटिफिकेशन हो गया है वहां किसान भाई बहुत बड़ी संख्या में कॉमन सर्विस सेंटर पे लाइन अप हो रहे हैं बीमा कराने के लिए। बैंक के पास भी आ रहे हैं, हमारे पास कई सारे कॉल आ रहे हैं। मुझे रुझान में खास कमी दिख नहीं रही है। जी, यानी जो ऋणी किसान हैं उनको बैंक का रुख करना पड़ता है और पहले से ही उनकी जो देखिए जो प्रीमियम राशि है वो उनके खाते से काट ली जाती है, जिससे उन्हें ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े या ज़्यादा घर से बाहर ना निकलना पड़े फिलहाल के जो समय चल रहा है उसको देखते हुए। लेकिन यहाँ पर सुधाकर जी अगर देखा जाए जो प्रमुख फसलें हैं वो उनको तो हम शामिल करते हैं बीमा के अंतर्गत ही, लेकिन किसानों की मांग अक्सर अब ये नज़र आने लगी है जो हमारी बागवानी फसलें हैं उनको भी किसी तरह बीमा के दायरे में लाया जाए, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है अभी? हाँ, देखिए भारत सरकार की जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका एक दूसरा कंपोनेंट भी है जो कि हम जिसको मौसम आधारित फसल बीमा योजना कहते हैं। उसके तहत हम किसी भी फसल का बीमा करा सकते हैं। कई सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, वहाँ आम, सेब सभी फसलों का बीमा हो रहा है, टमाटर का भी हो रहा है। तो इसलिए कोई फसल इसमें शेष नहीं है जिसका बीमा नहीं किया जा सकता है। वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने फसलों का बीमा योजना में सम्मिलित वो कर रही है। बिल्कुल सुधाकर जी, लेकिन ऐसे में जो बीमित क्षेत्र है हमारा वो कुल कितना है और क्या कुछ लक्ष्य हमने यहाँ पर अभी तक सुनिश्चित किया है कि इतना क्षेत्र जो है वो हमारा बीमा क्षेत्र में आना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में करीब 200 मिलियन हेक्टेयर ग्रॉस क्रॉप एरिया है, मतलब रबी खरीफ मिलाकर के 200 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती है। तो अगर हम मोटा मोटी देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका 30% एरिया जो है अभी बीमा हो रहा है। भारत सरकार जो है शुरू से ही इच्छा रही है कि इसको 50% तक किया जाए। जी बिल्कुल, यानी कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा क्षेत्र जो है वो बीमा के दायरे में आ सके। और जैसा आपने कहा कि करीब ये कोशिश है कि 50% क्षेत्र जो है पहले वो एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं कि वो बीमा क्षेत्र में आए, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा पीछे हम कहीं नज़र आते हैं। फिलहाल जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं सुधाकर जी, उनको देखते हुए जो किसान है उनका थोड़ा सा रुझान हमें नज़र आता है। जैसा आपने कहा कि जो किसान है वो CSC सेंटर पर जा रहे हैं, वहाँ अपना बीमा भी करा रहे हैं अपनी फसलों के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या आने वाले समय में कुछ और बदलाव इस योजना में हमें नजर आएंगे? अभी तो देखिए तुरंत बदलाव 2 महीना पहले ही बदलाव आई है, जो बहुत बड़ा चेंज आया है जी, जो ऑप्ट आउट का प्रोविजन किया गया है जी, और तकनीक का समावेश किया गया है। तो जैसे जैसे तकनीक जो है मैच्योर होगी तो हो सकता है जो नुकसान की जो गणना है उसके प्रावधानों में थोड़ा बड़ा चेंज हो ताकि क्षतिपूर्ति जल्द से जल्द दिया जा सके। ये प्रावधान मुझे लगता है कि जल्दी कुछ चेंजेस आ सकते हैं इसमें।
जी बिल्कुल, यानी किसानों की सहूलियत को देखते हुए उनको जल्द सुविधाएं देने के लिए और जो मुआवजा राशि है वो जल्द से जल्द किसानों के खातों में पहुंचे, इसके लिए प्रावधान जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा एक प्रावधान सुधाकर जी ये भी हम मान सकते हैं कि जो मुआवजे की राशि है अब सीधा किसान के खाते में पहुंचती है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रावधान ये तो पिछले सीजन से ही चालू कर दिया गया है। यानी अगर पूरी योजना को देखा जाए किस तरीके से पारदर्शिता आ सकती है, उसी का एक विकल्प हम ये सुधाकर जी मान सकते हैं कि जो मुआवजे की राशि है सीधा जो किसान है उसके खाते तक पहुंचाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कोई इंटरमीडिएरी कोई बैंक के खाते में पैसा नहीं जाता। जो बीमित किसान है अगर क्षतिपूर्ति हुई तो सीधे उनके अकाउंट में पैसा जाता है, ताकि जो लाभार्थी हैं उनको बीच में किसी और समय की बर्बादी ना हो, सीधे पैसे तुरंत उनके खाते में जाएं। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि सीधा जो किसान को नुकसान की भरपाई की जा रही है उसके खाते में वो पहुंचे। लेकिन और जैसा आपने कहा कि अब कोशिश यही है कि समय रहते ही जो नुकसान की भरपाई है, क्षतिपूर्ति जो है वो की जा सके। लेकिन अगर देखा जाए सुधाकर जी, जो किसान है उनकी मांग ये रहती है कि अगर किसी साल उन्हें अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से खेत में नुकसान नहीं हुआ तो कुछ उनको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए या किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ और नई जो हम कह सकते हैं स्कीम या सुविधाएं जो हैं वो लानी चाहिए इस बीमा क्षेत्र में भी। आप इस बारे में कितना सहमत हैं? देखिए, बीमा अगर आप समझेंगे, किसान भाई भी समझते होंगे कि बीमा जो है कोई एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। और आप जब तक लंबे समय तक जुड़े रहेंगे तभी इसका फायदा जो है नजर आएगा। ये बेहद जरूरी, क्योंकि ना सिर्फ आपको अपनी जो फसल का बीमा है 1 साल के लिए आप करा के चलते हैं, 2 साल के लिए, हर साल इसी वजह से जो बीमा है उसको हम कहते हैं रिन्यूअल उसका कराया जाता है, जिससे लगातार अगर किसी भी तरह का नुकसान हो तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति या उस नुकसान की भरपाई आपको मिल सके। जी सुधाकर जी, आप कुछ बता रहे थे इस बारे में हमें। हाँ, क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए लगातार 10 साल तक बीमा कराए तो आप जो है थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देते हैं, कुछ प्रीमियम इकट्ठा होता है, क्योंकि बीमा जो है नंबर्स का खेल है। जितना अधिक किसान भाई जुड़ेंगे तो उसमें से कुछ जिनको नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकेगी। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि जिस साल हमें नुकसान नहीं हुआ तो कुछ और योजना लानी चाहिए, तो ये बीमा इस तरह से कार्य नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर हर साल नुकसान होगा तो फिर बीमा कैसे हो पाएगा? नुकसान तो चूंकि जिस साल होती है उसी साल क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। तो अगर आप हर साल नहीं सम्मिलित होंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि नुकसान कब होने वाला है। तो उसी गारंटी के लिए आपको लगातार बीमा योजना में सम्मिलित होना होता है, ताकि ये जो फंड है वो जनरेट होता है, उसी में से क्लेम दिया जाता है। इसलिए कोई जो क्षतिपूर्ति जिस साल नहीं हुई तो किसान भाई ये ना सोचे कि हमारा पैसा जो है रिटर्न में आया नहीं, वो पैसा आपको अगले साल काम आएगा जब वो नुकसान हुआ रहेगा। तो बिल्कुल ये तमाम बातें हैं जिनको हमारे किसानों को और बेहतर ढंग से समझना होगा। फिलहाल पीसी सुधाकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जी, तो यहाँ पर देखिए बता रहे थे हमें आईसी के प्रबंधक पीसी सुधाकर जी कि किस तरीके से जो किसान हैं वो आवेदन कर सकते हैं, कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता होती है, और जो धारणाएं बन गई हैं उनको बदलना बेहद ज़रूरी है। लगातार आज कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काम कर रही है, किस उद्देश्य के तहत, और जो लक्ष्य है जल्दी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो बीमा क्षेत्र में आ सकेगा, कवर हो सकेगा, और नुकसान की भरपाई के लिए ना सिर्फ जो बीमा कंपनियाँ हैं वो आगे आएंगी, बल्कि जो एक लक्ष्य रखा गया है किसान को बिल्कुल भी परेशान ना होना पड़े, उस लक्ष्य की भी पूर्ति हो सकेगी। फिलहाल विचार विमर्श में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर करेंगे चर्चा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।